pulse of ultrasound is bounced from a group of fish 6,000 meter directly below the boat. The next pulse is sent out 2 seconds after the echo from previous pulse has been received. The speed of the ultrasound is 1500 meters per second. What is the interval between the two pulses? दो पल्सेस के दरमियान इंटरवल उसने पूछा है और हमने उस वक्त माइनस किया था, ये ऐड ही होगा, मैंने सही सॉल्व किया हुआ था। देखिए मैं समझाता हूँ आपको कि ये हमारे पास ये अल्ट्रासाउंड का यूं समझ लें कि ये पहला पल्स है जो यहाँ पे इस जो फिशेस हैं इनको स्ट्राइक करके ये वापस जा रहा है। ये हमारे पास 6,000 मीटर के डिस्टेंस पे है। दिस इज द पल्स 1। ये इसकी पल्स 1 है जो यहाँ पे डिटेक्ट हुई है। दिस इज पल्स 1। अच्छा, अब फिर क्या हुआ कि 2 सेकंड्स के बाद ये व्हाइट वाली पल्स उसने यहाँ पे थ्रो किया। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट पल्स है और जो सेकंड पल्स है, ठीक है, जो फर्स्ट पल्स उसने फेंकी उसका जो एको बना, उस एको को डिटेक्ट करने के आफ्टर 2 सेकंड ये वाला पल्स उसने फेंका। तो हम लोगों ने ये जो इसका टाइम था ये फाइंड किया एंड दैट टाइम वाज p is equals to 2d upon v. So this is 2 into 6,000 अपॉन v हमारे पास था 1500। तो ये आप लोगों ने मुझे 8 सेकंड उस वक्त बताया था। अब बेटा ये अब समझें इस बात को, यहां से यहां गई और वापस यहां आई, इसने लिए 8 सेकंड। अब इस व्हाइट वाली पल्स को आफ्टर 2 सेकंड उसने थ्रो किया। तो इसका मतलब ये है कि एको डिटेक्ट होने के 2 सेकंड के बाद ये नेक्स्ट पल्स जा रही है। तो आपके पास जो पहली और दूसरी पल्स के बीच में टाइम होगा वो टाइम इंटरवल कितना होगा? वो टाइम इंटरवल आपके पास बनेगा बेटा 8 + 2 10 सेकंड्स। किसी को कोई मसला है तो प्लीज अभी मुझे व्हाट्सएप करें, आप लोग बताइए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन उस वक्त मैं भी नहीं समझ पाया था, उस वक्त जल्दी कर रहे थे नमाज के लिए असल में। तो अ साइंटिफिक रिसर्च boat uses pulses of ultrasound to detect fish underneath it. A pulse of ultrasound is bounced from a group of 6,000 meter fish 6,000 meter directly below the boat. ठीक है, ये बेटा below the boat fish आ गई, यहाँ से ये पल्स गई और ये पल्स स्ट्राइक करके वापस आ रही है। 6,000 मीटर के डिस्टेंस पे ये फिश थी। तो ये एक एको हुआ, ये एको जैसे इधर डिटेक्ट हुआ उसके बाद ये नेक्स्ट ये व्हाइट वाला पल्स इसने फेंका। अब ये व्हाइट पल्स इसको थ्रो करने में 2 सेकंड्स का डिले लिया इसने। तो पहले तो आप ये जो एको जनरेट हुआ इस एको का टाइम निकालें, उस एको के टाइम में ये 2 सेकंड्स ऐड करेंगे तो नेक्स्ट पल्स जब जाएगी उस वक्त का टाइम आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? तो दोनों के दरमियान टाइम इंटरवल कितना बन जाएगा? टाइम इंटरवल 10 सेकंड का बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट पल्स मैं दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये फर्स्ट पल्स फेंकी, ये ग्रीन वाला जो मैंने एरो बनाया, और जो व्हाइट वाला एरो है दैट इज द सेकंड पल्स। इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल आपको फाइंड करना है। तो ये ग्रीन वाली पल्स जब फेंकी उस वक्त टाइम है 0। तो जो सेकंड ये व्हाइट वाली टर्म जो फेंकेंगे इसको क्या कहते हैं इसको, अल्ट्रासाउंड को, उस वक्त आपके पास जो है टाइम क्या होगा ये सोचना था आपने। समझ आ गई मेरी बात? तो बेटा यहां से इस एको का 8 सेकंड, फिर 2 सेकंड के डिले के बाद ये व्हाइट वाली आई, तो इसलिए 8 + 2 किया। कोई प्रॉब्लम अब समझ में आई है कुछ बेटा? प्लीज मुझे फीडबैक दें, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वन है इस पे यूं समझे यहाँ पे टाइम 0 है, इसके रेफरेंस से सेकंड वन वाले के दरमियान जो टाइम जनरेट होगा वो टाइम फाइंड किया। तो फर्स्ट वन वाली जो है दैट टेक्स 8 सेकंड्स आफ्टर, जब इसको थ्रो किया इसको साउंड को और फिर डिटेक्ट किया 8 सेकंड, फिर 2 सेकंड का डिले लेकर ये व्हाइट वाली फिर उसने सेंड की उसमें सी में। तो इन दोनों के दरमियान जो टाइम इंटरवल बनेगा खुद देखो ना बेटा,
अगर आप इस ग्रीन और इसके बीच में टाइम को 10 सेकंड है और इनिशियल टाइम 0 था, 10 में से 0 माइनस करोगे तो 10 सेकंड आएगा ना, टाइम इंटरवल 10 सेकंड है, क्योंकि इनिशियल 0 है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये टाइम जो होगा वही होगा। अगर आप उस टाइम इंटरवल वेल वाली बात पे अगर आप फंसे हुए हो तो फिर इसको यूं कर दो, T2 माइनस T1, T1 0 होगा, T2 10 होगा, तो ये 10 सेकेंड आ गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था, वो भी देख लेते हैं, यहाँ पे कहीं होगा। यस, दिस वन। A ship that is stationary on the surface of sea sends pulses of sound vertically downward towards the sea. Each pulse that reflects from the seabed received 1 second after it is sent. ठीक है, यहां से इसको ये गई और फिर दोबारा यहाँ पे डिटेक्ट हो रही है और टाइम लग रहा है 1 सेकेंड का। ठीक है, एको का टाइम है 1 सेकेंड। A whale swims under the boat and a pulse is received 0.60 second after it is sent. तो एकदम इसके बीच में ये वेल आ गई, अब जो पल्स यहां से गई वो 0.6 सेकंड में डिटेक्ट हो गई। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद ये कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन द सी वाटर इज 1500 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वेल अबव द सी बेड? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वेल above the seabed? Above the seabed, this is your seabed and this is your whale. We are looking for this distance. Let this distance be s. ठीक है, तो अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये यहां जा रही है और स्ट्राइक करके एको का टाइम बना रही है 1 सेकेंड। तो हम इस T1 वाले टाइम पे जो डेप्थ है उसको मैं कह रहा हूँ D1, जब एको का टाइम 0.6 है उस वक्त की डेप्थ है D2। अगर मैं इन दोनों D1 और D2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास देखो ये D1 है और ये D2 है, अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाली डेप्थ आ जाएगी, S आ जाएगा। तो इसका मतलब S इज D1 माइनस D2। तो मुझे D1 और D2 को फाइंड करना पड़ेगा। तो आई नो दैट V इज इक्वल टू 2D1 अपॉन T1। तो 2, ठीक है बेटा, अब मुझे T1 चाहिए, तो T1 के लिए मुझे, सॉरी D1 चाहिए, नॉट T1। तो D1 को मैं यहाँ सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो D1 वुड बी D1 इज इक्वल टू V T1 अपॉन 2। सही है, तो बेटा V की वैल्यू 1500, जो टाइम है T1 1 है और 2 ये इक्वेशन का आ गया, तो D मेरे पास आ गया 750 मीटर। सो दिस डिस्टेंस इज 750 मीटर्स। अच्छा, अब बेटा ये जब टाइम आपके पास इसने वेल आ गई और 0.6 सेकंड का एको का टाइम है, उस वक्त का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो V इज इक्वल टू 2D2 अपॉन T2। तो D2 बनेगा 1500 इंटू T2 अपॉन 2, तो ये आ गया 450। So this distance is 450 meters. So we know that S is, this distance is S that I am calling it. तो S is equals to D1 minus D2, तो दोनों को माइनस किया तो 300 मीटर मेरे पास आंसर आ गया। तो इसका आंसर बना ए ऑप्शन 300 मीटर। कोई मसला इसमें भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज बताएं, मुश्किल सवाल था, तो आई होप सबको क्लियर होगी ये बात। ठीक है, अच्छा, एक मुझे ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दीजिए प्लीज, ये अब आप लोग करिए। इट्स नॉट एको, क्वेश्चन एको गलत लिखा हुआ है, क्यों लिखा है मैंने? प्लीज ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर दीजिए आप लोग। सी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे मुझे। we know V is equal to F lambda, we need lambda, so equation would be V upon F,
V is 1.5 kilometer per second. This is 24 kilo. तो किलो एंड किलो वुड बी कैंसल्ड आउट अगर आप इस तरह करना चाहो. अब इसको सॉल्व करो. प्लीज आंसर बताइएगा. ए ऑप्शन ये बता रहे हैं 36 मीटर नहीं है. अच्छा, मैं भी वही सोच रहा था इतनी कैसे हो सकती है. दिस इज ए. ठीक है, क्लियर होगी बात. ये एको का क्वेश्चन नहीं था, मैंने पहले ही कहा. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एको का है, प्लीज ये सॉल्व कीजिए. A sound from the silence of a ship is reflected by a cliff. An echo is heard by a sailor on the deck of the ship. 4 seconds after the siren is sounded, the speed of the sound in air is 320 meters per second. How far from the cliff is the ship? A sound from the siren of a ship is reflected from a cliff. An echo is heard by a sailor on the deck of the ship 4 seconds after the siren is sounded. That means it's the time for echo. We know that V is equals to 2D upon T. So we are looking for D. So VT upon 2 would be D. So this is 320 into 4 upon 2. So this is 640 meters. बच्चे बता रहे हैं, सी ऑप्शन बता रहे हैं जी. ठीक है, सही है. ओके देन. तो इसका मतलब है कि ये काम तो हो गया कंप्लीट. अब हमें एक काम और समझाना है आपको. तो एक मिनट बेटा, वो नंबर आता है. एक क्वेश्चन और है, वो बच्चे पूछते हैं. यस, दिस इज वन. Ultrasound is used to map the ocean floor. During one survey, the depth of water is 1200 meter. An ultrasound pulse is sent from the surface, and when it returns to the ship, another pulse is sent immediately. In any period of 8 seconds, 5 pulses are sent down from the surface. ठीक है? What is the speed of ultrasound in water? अच्छा, अब ये समझना जरूरी है इन सेंस के आपको, अगर ये आपके पास फर्ज करते हैं एक शिप है और इस शिप पे ये आपके पास अल्ट्रासाउंड की पल्स है, ये सी बेड है, ये इसको स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके यहां से यूं वापस आती है. बेटा, द मोमेंट ये वापस आती है, डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, उसी वक्त एक नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड की पल्स चली जाती है. फिर वो वापस जाती है. जैसे ये डिटेक्टर इस पल्स को डिटेक्ट करेगा, एक नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड की पल्स जो है वो रिलीज कर देते हैं. एंड सो ऑन. इस तरह से सिस्टम चलेगा. जैसे ये यहाँ पे गई, द मोमेंट इसने इसको डिटेक्ट किया एको को, उसी वक्त सेकंड एक अल्ट्रासाउंड की पल्स फेंक दी और फिर उसको दोबारा डिटेक्ट किया. द मोमेंट दूसरी वाली गई तो तीसरी वाली चली गई, उसको डिटेक्ट किया. फिर इसी तरह से फोर्थ वाली गई, उसको डिटेक्ट किया. फिर इसी तरह से फिफ्थ गई और फिर उसको डिटेक्ट किया. ये 5 पल्सेस जो उसने थ्रो की हैं, 5 पल्सेस, ये 8 सेकंड्स के टाइम में है. यानी कि 5 पल्सेस का एको 8 सेकंड में हो रहा है. अब आप मेरी बात समझ गए. 5 पल्सेस का एको 1 सेकंड में 8 सेकंड्स में हो रहा है. 5 पल्सेस का एको टाइम है 8 सेकंड्स. तो एक का एको टाइम होगा टी
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5t 1 into 8, तो t वुड बी 8/5। ये एक पल्स का टाइम आ गया। अब आप बोलेंगे कि मैं एक पल्स का टाइम क्यों ढूंढ रहा हूँ, इसलिए कि जो मेरी मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट इज v इज इक्वल्स टू 2d/t। इसमें ये जो t है दिस इज द टाइम फॉर 1 echo। ठीक है, तो बेटा अब मेरे पास ये 1 echo का टाइम भी है, मुझे उसने डिस्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है दैट इज 1200 मीटर। ठीक है, तो अब मैं v फाइंड कर सकता हूँ, तो v इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1200 अपॉन 8/5। प्लीज को मुझे आंसर बता दे। डी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे, 1500। ठीक है, तो डिस्टेंस तो 2d होगा ना बेटा, क्योंकि ये यहाँ जाएगा और फिर वापस आएगा ना, हमने एको का टाइम निकाला। सही है बेटा, समझ आ गया, तो आंसर आ गया 1500 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये आई होप इसमें अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट एक टर्म है, उसमें मेरा इंटरेस्ट है अभी राइट नाउ। वो टर्म जो है दैट इज कॉल्ड, कहाँ गए नोट्स, बेटा लाउडनेस एंड पिच। तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। अब अगर आप इन दो साउंड को देखें, एक ये वाली आपके पास है और एक ये साउंड आपके पास है, तो ये अगर x है और ये y है, तो वो साउंड जिसका आपके पास एम्पलीट्यूड ज्यादा है वो लाउडर होगी, और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा वो सॉफ्ट होगी, क्वाइटर साउंड होगी। ठीक है, तो दिस वन इज द क्वाइटर साउंड एज कंपेयर टू दिस वन, या सॉफ्ट साउंड, ये लाउडर साउंड है। ठीक है, सही है भाई। तो एम्पलीट्यूड जिस वेव का ज्यादा होगा वो लाउडनेस उसका ज्यादा होगा। अब फिर पिच क्या चीज है? पिच इज द श्रिलनेस ऑफ द साउंड। पिच क्या होगी बेटा? पिच जो है दैट्स द श्रिलनेस ऑफ द साउंड। जितना साउंड बारीक है उतना श्रिल है, उतना ज्यादा आपके पास पिच हाई है। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है बेटा, पिच किससे रिलेट करता है? फ्रीक्वेंसी से। अब इसको एग्जांपल को देखो, यहाँ पर देखो और यहाँ पर। अब आपको इन दोनों ग्राफ्स में बेटा फ्रीक्वेंसी याद है ना, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो जहां पर नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा नजर आएंगी वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपके पास ये साउंड हाई पिच है और ये साउंड लो पिच है। ठीक है, तो लाउडनेस और पिच जो है वो दो फैक्टर्स हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं साउंड की। लाउडनेस उसकी एनर्जी लेवल को बेसिकली बताता है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी लाउडर साउंड होगी। और पिच जो है वो श्रिलनेस को बताता है, जितनी लो पिच होगी ग्रेवी साउंड होगी, भारी साउंड होगी, और जितनी बारीक साउंड होगी, श्रिल साउंड होगी, उतना उसका पिच हाई होगा। तो नंबर ऑफ वेव्स वहां पे ज्यादा बन रही होंगी। ठीक है, अब इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड क्वालिटी और टिम्बर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि साउंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी विच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। यानी ये अगर फर्ज करते हैं दो आपके पास साउंड की पल्सेस हैं, इन साउंड की पल्सेस को देखें, बल्कि ये इसमें तो शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। एक मिनट, अगर आप इन दोनों को देखें तो ये वाली वेव देखें और ये वाली वेव देखें, इसमें थोड़ा सा लाउडनेस में डिफरेंस है, बहरहाल इनकी पिच सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो सेम पिच के दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से ये साउंड की वेव जनरेट की गई। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट से फर्ज करते हैं, ये फ्लूइड से फर्ज कर लेते हैं, और ये पियानो से है।
तो सेम फ्रीक्वेंसी के नोट्स हैं, लेकिन दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो डिफरेंशिएट करने की वो है प्रॉपर्टी है, जो कैपेबिलिटी है, किस स्टैंडर्ड पे आप उसको करते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाती है? ये आपके पास टिम्बर कहलाती है, या क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाती है। और ये एक और भी एक आसान तरीका है कि जहां पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है, या अक्सर बच्चों को मैं कहता हूँ जब पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, देखें ये पैटर्न देखें, ये पैटर्न देखें, ये जो पैटर्न रिपीट होता है जिसको हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं, ये बेसिकली हमें बताता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी पिच क्या है। तो बहरहाल कैम्ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको दोबारा से इसके साथ कंपेयर करें, इन तीनों को कंपेयर करें, तो ये प्योर टोन है, ये एक फ्लूट से जनरेटेड टोन है, और इसी फ्रीक्वेंसी पे ऑलमोस्ट जनरेटेड आपके पास ये आ रहे हैं, ये टोन्स आ रही हैं। तो ये आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी के फ्लूट, पियानो और ट्रम्पेट के नोट्स हैं, और आप देखें इनको आप एक ही फ्रीक्वेंसी के, इनको डिफरेंशिएट करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी? वो क्वालिटी कहलाएगी। अच्छा, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है इसमें, टू बी ऑनेस्ट। तो आप इससे ज्यादा इसको सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं अभी आपको जो चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक मिनट में ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे गया वो। यस, पहली बात तो मुझे इस सवाल का आंसर आप लोग बताएं। यहाँ पर ये साउंड का एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड इसका इसके साथ कंपेयर करो। लेटर ऑन ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये लाउडर हो गई साउंड। ठीक है, पहले अच्छा सवाल भूल गया। अ साउंड वेव्स आर डिस्प्लेड एज अ ट्रेस ऑन द स्क्रीन ऑफ एन ऑसिलोस्कोप, व्हिच ट्रेस शोज अ साउंड दैट बिकम्स क्वाइटर। क्वाइटर साउंड के लिए क्या है? एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए विद अ हायर पिच, नंबर ऑफ वेव्स बढ़नी चाहिए। यानी कि एम्पलीट्यूड यहाँ तो देखो ये बढ़ रहा है, ये लाउडर हो रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये हो नहीं सकता हमारे पास आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास लाउडर साउंड है, और इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारे पास विच ट्रेस शोज साउंड दैट बिकम्स क्वाइटर, ये क्वाइटर तो हो गई। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर ये इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, नंबर ऑफ वेव्स कम हो रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है। तो ये आपके पास ये जो बन रहा है, ये वाला साउंड, ये कैसा बन रहा है बेटा? ये आपके पास क्वाइटर तो है, लेकिन लो पिच पे है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। ये आपके पास साउंड जो है, ये एकदम ये एम्पलीट्यूड कम हो गया, दिस बिकम्स क्वाइटर, और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ वेव्स भी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये आपके पास क्वाइटर है एंड हाई पिच है, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ गई। ठीक है, तो आंसर क्या बना? सी ऑप्शन आंसर बन गया। एक और क्वेश्चन था जो बहुत रिपीट होता है बेटा। Waveforms are shown on a CRO for a flute and for guitar, each playing the same note. The oscilloscope settings are the same for both waveforms. What is the difference between the two sounds? अच्छा, सेम नोट का मतलब they've got same frequency ना, तो सेम नोट है। तो अगर आप देखें, तो अगर ये इसका समवेयर ये मिडिल पॉइंट है, और ये इसका पीक है, तो दोनों का पीक भी सेम है, तो इसका मतलब देव सेम एम्पलीट्यूड, सेम नोट है, फ्रीक्वेंसी तो सेम आ गई, तो वेव फॉर्म भी सेम है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू साउंड? बेटा हमेशा दो साउंड्स में जो डिफरेंस होगा वो टिम्पर, वही तो डेफिनेशन है। दो साउंड्स के दरमियान जो डिस्टिंग्विश करने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड टिम्पर। ये इसकी सी ऑप्शन बनेगा। ये दोनों डिफरेंट, एक फ्लूट का एक गिटार का है, दो डिफरेंट सोर्सेज की साउंड वेव्स हैं, और जो साउंड वेव्स डिफरेंट सोर्सेज की हैं, तो जिस बिहाफ पे इनको डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम टिम्बर कहते हैं। तो दोनों को अगर आप देखें तो दोनों का जो टिम्बर है, जो क्वालिटी है, वो डिफर होगी।
ठीक है, इनका जो वेव लेंथ है वो तो ऑलमोस्ट मुझे सेम नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब आपने इस तरह के क्वेश्चन पे टिम्बर को ही पिक करना है भाई, ये वाला सवाल सॉल्व करना ये आसान है। जी बिल्कुल सही है बेटा। जी डी ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। लाउडनेस से एम्पलीट्यूड भी बढ़ना चाहिए और नंबर ऑफ वेव्स भी बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर कितनी वेव्स बन रही हैं यहाँ पे, ये आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 वेव्स हैं। तो ये नंबर ऑफ वेव्स भी बढ़ गई, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड इस लाइन तक है, ये लाइन से ऊपर जा रहा है, एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ वेव्स कम है, वेव्स वही हैं, लेकिन आपके पास एम्पलीट्यूड ओनली बढ़ा है। यहाँ पर आपने नंबर ऑफ वेव्स बढ़ाई है, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम है। तो डी इज द आंसर। इसका आंसर भी बता दें, ये भी बहुत रिपीट होता है। टू साउंड्स के दरमियान क्या डिफरेंस होगा? टू साउंड्स के दरमियान क्या डिफरेंस होगा? यस, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी, पिच। डी, डी ऑप्शन। जी बिल्कुल सही है। तो अब आप लोगों को ये डिफरेंशिएट करना आ गया। अब वन लास्ट थिंग, इसके बाद फिर एंड करते हैं इसको। तो वन ऑफ द यूज इज प्री नेटल इन्वेस्टिगेशन। तो ये हमारे पास प्रोब है, स्कैनर है, यहाँ से अल्ट्रासाउंड की पल्सेस जाती हैं, इंसिडेंट होती हैं, और एक्ोज रिफ्लेक्ट होके वापस आती है डिफरेंट बाउंड्रीज से। वो जो रिफ्लेक्टेड एक्ोज होती हैं, तो वो 2D जनरेट करती है इमेज, और वो कंप्यूटर के पास जाती है, वहां से वो एक आपको इमेज बना के दे देता है। ठीक है, तो जो अल्ट्रासाउंड है वो आपके पास इमेज बनता है, 2D इमेज बनता है बेटा। और वो इमेज जो होता है, एक मिनट प्लीज, मैं देख रहा हूँ शायद मुझे मिल जाए। यस, ये आपके पास बेटा 2 डायमेंशनल इस तरह का अल्ट्रासाउंड इमेज बनता है। ये एक फिटस के अंदर बेबी है। तो अल्ट्रासाउंड की पल्सेस जो हैं ये आती हैं और टकरा कर डिफरेंट बाउंड्रीज से वापस जाती हैं। प्रोब इनको डिटेक्ट करता है, और इस 2D जो इंफॉर्मेशन है इसको कंप्यूटर को दिया जाता है। कंप्यूटर इस तरह का एक स्कैन हमें बनाकर दे देता है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन प्री नेटल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्कैन से कुछ आइडिया हो गया। तो ये आपको याद करना है इस बार। अल्ट्रासाउंड के यूजेस में क्लीनिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, और प्री नेटल इन्वेस्टिगेशन है। तो क्लीनिंग में कैसे यूज करेंगे इसको? तो हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको क्लीन करना है उसको लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे। बेटा ये आ चुका है 3 मार्क का क्वेश्चन। लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे, अल्ट्रासाउंड की वेव्स को उस लिक्विड में से पास करेंगे, क्योंकि आपको पता है अल्ट्रासाउंड की वेव्स कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जनरेट करती हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं। इस वजह से जो ग्रीस और डर्ट होगा उस ज्वेलरी के ऊपर, या जो भी ऑब्जेक्ट है, ये जैसे दांतों में प्लाक होता है, या कोई और कैविटीज के अंदर कुछ और है चीज, उसको भी इसी तरह से निकाला जाता है। तो ये वेव्स जाती हैं, ये शेक करती हैं उसको, मैकेनिकल वेव्स हैं ये, शेक करती हैं, उससे वो डर्ट और ग्रीस बाहर निकल आता है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको जहन में रखना है। उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्वालिटी कंट्रोल टू फाइंड द थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज मेटल प्लेट
to detect cracks or flaws in metal. If there is a crack, ultrasound is reflected by it. तो अगर क्रैक होगा तो अल्ट्रासाउंड जो है वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा, यानी आपके पास अल्ट्रासाउंड पास कर रहा है और क्रैक की सूरत में वो बाउंस बैक करेगा। तो ये इसका यूज है, लेकिन इससे ज्यादा मैं प्री नेटल में और इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो प्री नेटल के लिए आपके पास यही होगा कि ultrasound waves are transmitted into the boundary. They are reflected by the fetus and used to form an image on a monitor. तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी टू डायमेंशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास जाएगी, वो कंप्यूटर टू डायमेंशनल इमेज बनाएगा जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास जाएगी उससे। ठीक है, अगेन थोड़ा सा चीजें मिक्स हो गई हैं। To generate 2D image of organs and other internal structure, ठीक है बेटा, उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड को यूज कर रहे हैं। बेबी के अलावा भी आप इसको जैसे हम अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं किडनी में स्टोन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, और भी इस तरह के और पर्पस में भी यूज हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया। और भी इसमें है, बस ये अब आप लोग जो है ना वो देख लीजिएगा। तो अब आ गया इसमें। तो मेरे हिसाब में तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने पास पेपर के क्वेश्चंस भी करा दिए। तो एक काम और कर लेते हैं, अगर मिल जाता है तो। सिर्फ मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व कराना है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास एंड कर लेते हैं, और काफी देर होगी। फिगर 1.1 shows a workman hammering a metal post into the ground. Some distance away in a vertical cliff. Some distance away is a vertical cliff. A boy is standing at the foot of the cliff. The speed of the sound in air is 330 meters per second. It takes 1.5 seconds for the sound of the hammer hitting the post to reach the boy. तो यहां तक साउंड 1.5 सेकेंड्स में पहुंच रही है। ये बॉय है और ये गर्ल यहाँ पे। What does the boy hear after sees each strike of the hammer on the post? तो ये साउंड को डिटेक्ट करेगा। डायरेक्ट साउंड लिख दें, साउंड लिख दें, तो ये तो इसके पास साउंड जाएगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पोस्ट एंड द बॉय। तो बेटा इसने इसके दरमियान पोस्ट और बॉय के दरमियान जो डिस्टेंस है ये फाइंड करने का है। स्पीड 330 है और 1.5 सेकंड का टाइम इंटरवल एग्जामिनर ने हमें बताया है। तो 1.5 सेकंड्स का टाइम है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो v इज इक्वल्स टू s अपॉन t या d अपॉन t, व्हाटएवर, d या s इज इक्वल्स टू vt। तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये बता रहे हैं 495 मीटर्स। ठीक है, ये इनके दरमियान डिस्टेंस आ गया। A girl is also watching the workman. She is standing the same distance behind the post as the boy is in front of it. ठीक है, जितना डिस्टेंस ये बॉय है यहाँ पर, लेट दिस डिस्टेंस बी s, उतना ही डिस्टेंस s ये यहाँ पर है। She hears two separate sounds after each strike of hammer on the post. इस लड़की के पास दो साउंड्स आती हैं। Why does she hear two sounds? तो अब इसको जरा सोचते हैं। When this workman hits, एक साउंड तो डायरेक्ट इसके पास आ रही है, एंड द सेकंड साउंड इज द एको फ्रॉम द क्लिफ। ठीक है, तो एक जो है, तो एक साउंड जो है इसके पास जो आ रहा है,
ये प्लीज पढ़ लें, यही आंसर बनेगा ना। One of the sound heard by girl is direct sound, while the second sound is the echo generated by the vertical cliff. ठीक है, तो दो साउंड्स हैं, दोबारा देख लें अगर कोई प्रॉब्लम है। तो एक इसके पास ये डायरेक्ट साउंड जा रही है, एक यहाँ जाकर और यूं आ रही है, तो दिस इज डायरेक्ट साउंड एंड दिस इज echo। तो दो साउंड्स ये सुन रही है, ठीक है। How long after the hammer strikes does the girl hear each of these sounds? तो each of these sound में कितना टाइम लगेगा, अब आप लोग कैलकुलेट करें। ये एस आप लोग फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 495। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दिस इज 495 मीटर, दिस इज 495 मीटर। तो मैं मैपिंग कर देता हूँ। पहली साउंड तो ये आ गई इस पर, डायरेक्ट साउंड, इसका टाइम है t1। दूसरी साउंड जो ये सुनेगी, दैट वुड बी द साउंड यहाँ गई और यहाँ से फिर ये यहाँ पे, इसका टाइम है t2। फाइंड करें प्लीज आप लोग। t1 तो आपको पता है कितना होना चाहिए, उसने खुद बताया हुआ है 1.5, बिल्कुल। t1 तो आ गया 1.5 सेकेंड्स। t2 पे फंसेंगे सब। साउंड यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, ठीक है। तो अब प्लीज देखें, साउंड ने 495 मीटर किए इस तरह से, वापसी पे वर्कमैन तक अगेन कितना किया, वापसी पे 495 किए, फिर आगे 495 किए। तो जो टाइम होगा, that would be distance upon v, that is 3 times 495 upon v is कितना है v बेटा, 330। So this is 4.5 seconds, this is not 3 seconds। तो साउंड यहाँ गई, यहाँ आई और फिर आगे यहाँ आई, तो 3 टाइम्स 495 बन रहा है। एक तो डायरेक्ट साउंड है, उसका टाइम तो उसने खुद भी दिया हुआ था 1.5, चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, एक 495 यूं, सेकंड 495 इस वर्कमैन तक, और बियॉन्ड दैट वर्कमैन 495। ये तो आप मल्टीप्लाई के बजाय सबको जमा कर लें, 495 प्लस 495 प्लस 495, 1485। ये डिस्टेंस बन जाएगा इसका ट्रेवल करने का। यहाँ गया, यहाँ आया और फिर आगे गया। 2D उस वक्त होता है बेटा जब वो इन बिटवीन किसी एक जगह पे खड़ा हो और वो स्ट्राइक करके, यानी अगर वर्कमैन के लिए सोचोगे तो दिस वुड बी 2D, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आपने देखना, तभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ यही वाला, कि ये यहाँ गया, आपको डिस्टेंस को सोचना है, यहाँ आया और फिर यहाँ गया। अगर वर्कमैन के लिए सोचोगे तो दिस इज 2D, यहाँ गया और वापस यहाँ आया। लेकिन गर्ल के लिए तो डिस्टेंस सेम नहीं है ना बेटा,